Hi guys, welcome to OBS classes. I am your educator Pratik Morwal. This is your daily current affairs session, morning sprint. एक बहुत ही प्रिसाइज, एग्जाम ओरिएंटेड और इजी टू अंडरस्टैंड रहने वाला करंट अफेयर्स का सेशन जो उन सभी स्टूडेंट्स को टारगेट करता है जो यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस या किसी भी स्टेट के टीसीएस की प्रिपरेशन कर रहा है। इस क्लास में जो इन्फॉर्मेशन के सोर्स रहते हैं वो रहते हैं न्यूज़पेपर, जिसमें द हिंदू, अल जजीरा, मिंट, इंडियन एक्सप्रेस, इकोनॉमिक टाइम्स एक्सेट्रा न्यूज़पेपर हम लेते हैं। साथ ही साथ जो यूपीएससी का रिसेंटली ट्रेंड बना हुआ है जिसमें करंट अफेयर्स जो पूछता है उसके सोर्स रहते हैं पीआईबी और एआईआर, तो वहां से भी इसको न्यूज को कवर किया जाता है, इसीलिए ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आपको करना क्या है, डेली कंसिस्टेंटली इस सेशन के साथ बने रहना है। चैनल नया है तो सब्सक्राइब करना है और इस सेशन को शेयर भी करना है। तो आइए आज का हमारा 1 अगस्त 2026 का सेशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारा डेली का रिचुअल, जो एक दिन पुरानी न्यूज को हम रिवाइज करते हैं, वो करते हैं। हेडलाइन एक्सप्रेस ऑफ 31 जुलाई। पहली न्यूज थी कल की। सऊदी अरब ने इराक में ईरान समर्थित मिलिशिया ठिकानों पर अमेरिकी हवाई हमलों में दिया साथ, यानी कि सऊदी अरेबिया और यूएसए ने मिलकर इराक में जो ईरान को सपोर्ट कर रहे थे वहां पे लोगों पे हमला किया है। मिलिशिया यानी कि एक मिलिट्री ग्रुप था। दूसरा इंपॉर्टेंट न्यूज था कल का। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थापित होगा भारत का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन। ठीक है, स्टैटिक पोर्शन है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। तीसरा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आईएएस वी त्रिवेणी मिशन के सफल क्रू को किया सम्मानित। इसमें तीनों आर्म फोर्स के तीनों विंग, जिसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की महिलाएं, पूरा पृथ्वी का चक्कर लगाया था किसके थ्रू? समुद्री जहाज के थ्रू। ठीक है, तो वो कौन सा था? त्रिवेणी था। फोर्थ इंपॉर्टेंट न्यूज थी कल की। दानवीर पहला लॉन्च। देश भर की ग्राम पंचायत को मिलेगी आधुनिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधा। दानवीर में एक व्यक्ति या संस्था डायरेक्ट पैसा डोनेट नहीं कर पाएगा ग्राम पंचायत को। ये जो डिजिटल इंफ्रा के लिए चीजें होती है कंप्यूटर से रिलेटेड या फिर डिजिटल इंफ्रा से रिलेटेड, वो डोनेट करेगा। पांचवी इंपॉर्टेंट न्यूज थी। ब्रुकफील्ड ने भारत में लुमारा रिन्यूएबल एनर्जी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। स्वच्छ ऊर्जा निवेश को मिलेगा बढ़ावा। सिक्स इंपॉर्टेंट न्यूज निकल की। सरकार ने स्वीकारा नाविक फिलहाल स्टैंड अलोन पोजिशनिंग देने में सक्षम नहीं है क्योंकि उसका एक सैटेलाइट काम नहीं कर रहा है। चार होते हैं, चार में से तीन ही काम कर रहे हैं। ठीक है, चार में से कौन से काम कर रहे हैं? तीन काम कर रहे हैं। सातवां, सरकार ने अ, परीक्षण किया है और बोला है कि E20 जो जिसमें 20% एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल होता है, रोल आउट को मिली रफ्तार। वाहनों में बड़े इंजन मॉडिफिकेशन की आवश्यकता नहीं, यानी कि 2020 के बाद वाले BS6 इंजन में इसके ज्यादा मॉडिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है। भारत के काउंटर टेररिज्म गुरु ब्रिगेडियर BK पंवार का 77 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये काउंटर टेररिज्म गुरु थे, साथ ही साथ जंगल वॉरफेयर के एक तरीके से पायनर माने जाते हैं। इनका निधन हो गया है। कल का हमारा जो MCQ था, जिसमें हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को डॉक्टरेट की उपाधि कहाँ मिली है, उसका आंसर है ऑप्शन बी, बुकारेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज। ओके, तो हमने कल की सारी न्यूज को एक बार रिवाइज कर लिया है, कल के MCQ का आंसर दे दिया है। आज की हमारी पहली न्यूज देखते हैं हम। माइग्रेशन क्राइसिस इन स्पेन क्यूटा एनक्लेव। ठीक है, अब क्या न्यूज है, कैसे है? ये एक वर्ल्ड न्यूज है, इंटरनेशनल रिलेशन की। ठीक है, अब स्पेन में क्या हुआ है? माइग्रेशन हुआ है। माइग्रेशन क्या होता है? जब एक देश से व्यक्ति दूसरे देश में चला जाता है विदाउट डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, वो माइग्रेशन किसकी वजह से होता है? कि किसी एक देश में पॉलिटिकल क्राइसिस होता है या फिर वहां पे रोजगार के अवसर नहीं है, वहां पे भूखमरी पड़ रही, तो एक अच्छे देश में जाके वो चला जाता है विदाउट डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, तो उसी को माइग्रेशन बोलते हैं। कई देशों में वहां पे जब ऐसे लोग जाते हैं तो उनको अजालम वीजा मिल जाता है, लेकिन ये जो माइग्रेशन की बीमारी है किसी भी देश में, वो वहाँ की पूरी अर्थव्यवस्था को खत्म कर देती है, क्योंकि जो रिसोर्सेज रहते हैं वो तो लिमिटेड रहते हैं। फिर रिसोर्सेज लिमिटेड रहेंगे, उनका इस्तेमाल हो जाएगा, साथ ही साथ वहाँ की डेमोग्राफी पूरी चेंज हो जाएगी, वहाँ का कल्चर पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो माइग्रेशन के ये डिसएडवांटेजेस। अभी कहाँ पे हुआ है माइग्रेशन? स्पेन के क्योटा में। किसने किया है, कैसे किया है, सारी चीजें देखते हैं। ठीक है, पहले तो ये देखिए आप, स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर। अब स्ट्रेट क्या करता है? दो बड़ी वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है। ठीक है, एक नैरो पैसेज होता है। इसमें किसको कनेक्ट कर रहा है? मेडिटेरियन सी को अटलांटिक ओशियन से।
आप स्ट्रेट ऑफ हरमूज पढ़ रहे हो, आप अब अल मंदेब पढ़ रहे हो आप, ठीक है। तो अब आपको ये भी पढ़ना है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। अब ये जिब्राल्टर जो है किसको कनेक्ट कर रहा है, अब देखिए, ये तो हो गया यूरोप का एक कंट्री जिसका नाम है स्पेन, और ये हो गया अफ्रीका का पूर्वी कंट्री जो पूरब में है, कौन सा है, मोरक्को। मोरक्को क्या है, एक मुस्लिम मेजोरिटी पॉपुलेशन वाला कंट्री है, और स्पेन क्या है, यूरोप का एक कंट्री है। अभी क्या हुआ है रिसेंटली, न्यूज में जो बताया जा रहा है, मोरक्को से लगभग 60,000 लोग कहाँ पे चले गए, ये जो जगह दिख रही है आपको, क्वेटा, यहाँ पे जो बाउंड्री बनी हुई है, बॉर्डर बना हुआ है, इसको टाप के कहाँ चले गए हैं, क्वेटा में चले गए हैं। अब जब ये यहाँ पे चले जाएंगे, यानी कि इन्होंने यूरोप में एंट्री कर ली। अब यूरोप में 29 कंट्रीज का एक ग्रुप बना हुआ है जिसको बोलते हैं हम यूरोपियन यूनियन, और वहां पे एक दूसरे कंट्रीज में आने जाने के लिए कोई रोक टोक नहीं है, विदाउट एनी इंटरप्शन वो आ जा सकते हैं एक दूसरे कंट्री में। जब ये इस कंट्री में आ गए, यानी कि स्पेन के जो ऑटोनोमस वाला पार्ट है, क्योटा एक पार्ट है, यहाँ पे आ गए हैं, तो वो यूरोप में एंट्री कर गए हैं। अब जब वो यूरोप में एंट्री कर गए हैं, तो वो किसी भी भाग में जा सकते हैं, यानी कि वो इटली में भी जा सकते हैं, फ्रांस में भी जा सकते हैं, पोलैंड में भी जा सकते हैं, क्योंकि एक बार इमिग्रेशन होने के बाद आप सारे व्यक्तियों को नहीं पकड़ सकते। हो सकता है 20 to 30% के लोगों को पकड़ भी लोगे आप, लेकिन आप सारे व्यक्तियों को नहीं पकड़ सकते, कहीं पे भी छुप जाते हैं, कहीं पे भी रह जाते हैं, ठीक है। तो ये वाली जो प्रॉब्लम है यूरोप को बहुत सता रही है, कि पूरी डेमोग्राफी चेंज हो जाएगी, हमारे जो लिमिटेड रिसोर्सेज है उनका इस्तेमाल हो जाएगा। इसके अगेंस्ट इटली ने भी बोला है, फ्रांस ने भी बोला है, पोलैंड ने भी बोला है, ठीक है। ये सारी न्यूज आपको समझ में आई। अब इसमें पढ़ लेते हैं क्या क्या लिखा है। अराउंड 60,000 migrants entered Spain's autonomous city of Ceuta, ठीक है, कहाँ से आए, मोरक्को से आए, लास्ट 24 आवर्स में, ट्रिगरिंग वन ऑफ द लार्जेस्ट रिसेंट माइग्रेशन क्राइसिस एट द यूरोपियन यूनियन एक्सटर्नल बॉर्डर। यूरोपियन यूनियन यानी कि यूरोप के एक्सटर्नल बॉर्डर पे ये होने वाला रिसेंटली सबसे बड़ा माइग्रेशन है। एट लीस्ट 41 पीपल डाइड ड्यूरिंग द क्रॉसिंग, ठीक है, 41 लोगों की मृत्यु भी हो गई है। द क्राइसिस ट्रिगर्ड डिप्लोमेटिक एंड पॉलिटिकल रिएक्शन अक्रॉस यूरोप, यस, यूरोप के सारे कंट्रीज के जो लीडर्स हैं उन्होंने रिएक्ट किया है, और स्पेन ने ब्लेम किया है, ह्यूमन स्मगलिंग नेटवर्क है ये। वाइल यूरोपियन यूनियन के जो लीडर्स है कॉल्ड फॉर स्ट्रॉन्गर बॉर्डर मैनेजमेंट एंड एडरेंस टू माइग्रेशन रूल, माइग्रेशन जो रूल्स है उनका कठोरता के साथ पालन करने के लिए बोला है। क्वेटा जो है लोकेटेड है कहाँ पे, नॉर्थ अफ्रीका में, ऑन द मोरक्को स्पेन बॉर्डर, यस हमने बात कर ली है, इन अ स्पेनिश ऑटोनोमस सिटी, ये स्पेन की एक ऑटोनोमस सिटी है, एंड द यूरोपियन यूनियन ओनली लैंड बॉर्डर विद अफ्रीका, यूरोपियन यूनियन का अफ्रीका के साथ कौन सा लैंड बॉर्डर है, ये क्वेटा वाली जगह पे, मेकिंग इट अ की एंट्री पॉइंट फॉर इरेगुलर माइग्रेशन। नेक्स्ट देखते हैं अपन इसमें, स्पेन डिप्लॉयड ट्रूप्स। अब क्या करा है स्पेन ने, वहां पे ट्रूप्स अपने डिप्लॉय कर दिए हैं, एडिशनल पुलिस डिप्लॉय कर दी है, ड्रोन्स रख दिए हैं, बोट्स रख दिए हैं, डाइवर्स रख दिए हैं, टू सिक्योर द बॉर्डर, while many migrants were returned और voluntarily went back to Morocco। जो आए थे माइग्रेशन करके लोग, वो कुछ लोग उसमें से वापस भी चले गए हैं। अब ये क्या होता है, सेंगेन एरिया। अब शेंगेन एरिया क्या होता है, एक ऐसा पासपोर्ट फ्री ट्रेवल होता है, कहाँ पे, यूरोपियन यूनियन में। मैंने बताया था ना कि ये यूरोप की जो 29 मेंबर्स कंट्रीज हैं, वहां पे ये लोग एक दूसरे की कंट्री में आ जा सकते हैं। तो किसके थ्रू आते हैं, एक पासपोर्ट के थ्रू, जिसको बोलते हैं शेंगेन पासपोर्ट। और ये किसको होता है, ये पूरा एरिया को क्या बोलते हैं, शेंगेन एरिया, जो यूरोपियन यूनियन का, ठीक है। अभी ये तो एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी हो सकती है ना, क्योंकि स्पेन ने क्या किया है, लगातार इसराइल को क्रिटिसाइज किया है, इसराइल पर सैंक्शंस लगाए हैं। क्यों लगाए हैं, क्योंकि इसराइल और हमास के बीच में भी काफी लंबे समय से प्रॉब्लम चल रही है। इसके बारे में कभी और बात करेंगे, इसराइल और हमास के बीच में क्या दिक्कत है। लेकिन आप ये समझिए, इसराइल भी हमास को इलीगल इमिग्रेंट ही मान रहा है, कि इसराइल की जमीन पे आके हमास के लोग रह रहे हैं, और ये भी क्या है, मुस्लिम पॉपुलेशन है, ठीक है। तो क्या किया है इसराइल ने और यूएसए ने, स्पेन को सबक सिखाने के लिए, जो मोरक्को का सुप्रीम लीडर है उसको बोला है कि आपके लोगों को ऐसा बोलिए कि वहां पे टाप के जाए, ताकि स्पेन भी सेम प्रॉब्लम जब फेस करेगा तो उसको उसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। तो ये सारी चीजें किसने करी है, यूएसए और इसराइल ने। ऐसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बताई जा रही है कि इस तरीके से हो रहा है, ठीक है। तो बहुत सारे एजम्पशन है। अब आप ये देखिए कि जो इमिग्रेशन की बात आती है, तो इंडिया वालों को ही क्रिटिसाइज किया जाता है। यूरोप में यही बात होती है ना, कि ये इंडियन है, रेसिस
में होता है इंडिया के साथ, है ना। अभी ये रेसिस्ट कमेंट्स भी होते हैं, चाहे ऑनलाइन हो चाहे कैसे भी हो। इंडियंस इतना नहीं करते हैं जितना ये अफ्रीकन या फिर ये जो साउथ ईस्ट एशिया है वहाँ की अदर कंट्रीज के लोग हैं, ठीक है। तो जिसमें पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया। लेकिन इंडिया को इतना क्रिटिसाइज किया जाता है, इतना रेसिस्ट कमेंट किए जाते हैं, बट इंडिया कभी इसका काउंटर जवाब नहीं देता। इसके लिए इंडिया को एक प्रॉपर टीम बिठानी पड़ेगी और हमेशा कन्फ्रंट करना पड़ेगा जब भी ऐसा इंडिया को क्रिटिसाइज किया जाता है, ठीक है। अब देखिए अभी अफ्रीका से लोग वहां पे गए हैं, लेकिन ये डबल स्टैंडर्ड है यूरोपियन कंट्रीज के कि वो अफ्रीका के लोगों को कंडेम नहीं करते हैं, क्रिटिसाइज नहीं करते हैं, सीधा सॉफ्ट टारगेट इंडिया को करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज देखते हैं। चाइना स्टेब्लिश हाई एल्टीट्यूड ड्रोन रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर इन तिब्बत। अब तिब्बत क्या है, पहले तो आप ये समझिए। तिब्बत चाइना का एक पार्ट है, ठीक है। अभी चाइना ने यहाँ पे क्या किया है, एक हाई एल्टीट्यूड ड्रोन रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर स्थापित किया है। पहले इसको देख लेते हैं, फिर तिब्बत के बारे में भी समझेंगे। चाइना established high altitude drone testing and research facility in Tibet, including a testing base at Nagari and the Plateau Drone Research and Development Application Center at Xinjiang University 2026 to develop UAV for extreme environments। ठीक है, एक्सट्रीम एनवायरमेंट में जो ड्रोन चलाने की कैपेसिटी होगी, यानी कि हाई एल्टीट्यूड्स में ड्रोन को किस तरीके से मैनेज किया जाएगा, इसके लिए चाइना ने यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एक प्रोजेक्ट लेके आया है, ठीक है। क्योंकि इसकी जरूरत क्यों पड़ेगी, इंडिया और चाइना जो बॉर्डर शेयर करता है वहाँ पे बहुत हाई हाई एल्टीट्यूड के जगह है और इंडिया उसके लिए प्रॉन है। इंडिया को वहाँ पे लड़ना आता है, इंडिया वेल इक्विप्ड है। चाइना की जो टेक्नोलॉजी अच्छी हो सकती है, लेकिन इन पर्सन वहां पे जाके लड़ना और वहां पे क्लाइमेट से एक्लिमेटाइज होना, ये चाइना के पास अभी नहीं है, इसलिए चाइना धीमे धीमे इसमें पारंगत हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं अपन, द नगारी टेस्टिंग बेस लोकेटेड एट ओवर 4500 मीटर्स की इंक्लूड द 70-20 मीटर रनवे एंड हैंगर्स फॉर टेस्टिंग ड्रोन्स अंडर लो ऑक्सीजन। यहाँ पे जब हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो ऑक्सीजन कम हो जाती है, सर्दी ज्यादा बढ़ जाती है, और जो टेरेन होता है बहुत उबड़ खाबड़ होता है, एंड रैपिडली चेंजिंग वेदर, ठीक है। जो वेदर होता है बहुत जल्दी चेंज होता है, इसीलिए वहां पे ड्रोन चलाने के लिए ये नगारी टेस्टिंग बेस बनाया गया है। द प्लेटू ड्रोन रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर इज चाइनाज फर्स्ट डेडिकेटेड हाई एल्टीट्यूड ड्रोन रिसर्च प्लेटफॉर्म है, ठीक है। ये जो प्लेटू ड्रोन रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है, ये चाइना का पहला है जो फोकस करता है बॉर्डर की पेट्रोलिंग के लिए, सर्विलेंस के लिए, लॉजिस्टिक छोटे छोटे सामानों को पहुंचाने के लिए, चाहे खाने का सामान हो या छोटे बॉम्ब्स वगैरह हो, तो वो ड्रोन के थ्रू पहुंचा दिए जाएंगे। ट्रांसपोर्ट करने के लिए प्रैक्टिकल डिप्लॉयमेंट ऑफ यूएवी, तो ये सारी चीजें करने के लिए चाइना ने ये किया है। नेक्स्ट चीज देखते हैं अपन, द तिब्बतन प्लेटू, जिसको क्या बोलते हैं, रूफ ऑफ द वर्ल्ड। ये पृथ्वी की छत है। अब ये छत है तो मतलब छत क्या होती है, ऊपर होती तो ये एक पृथ्वी पे बहुत ऊंचा एक जगह है। तो ये क्या करती है, प्रोवाइड करती है आइडियल कंडीशन टू टेस्ट ड्रोन परफॉर्मेंस एज लो एयर डेंसिटी होती है, क्योंकि जब से ही एल्टीट्यूड हाई एल्टीट्यूड पे जाएंगे तो वहां पे एयर डेंसिटी भी कम होगी, और ये रिड्यूस करेगी लिफ्ट, पेलोड कैपेसिटी, बैटरी एफिशिएंसी एंड फ्लाइट एंड्योरेंस, और बनाएगी इसको सुटेबल ड्यूल यूज के लिए। चाहे वो अभी तो ये मिलिट्री के लिए यूज होगा, बाद में सिविलियंस के लिए भी टेक्नोलॉजी को यूज कर दिया जाएगा। आप देखेंगे ना, जैसे आप ऊपर हवा में जाएंगे तो आप अपने शरीर पे दाब कम महसूस करेंगे, है ना। क्या होगा वहां पे, आप हल्का महसूस करेंगे। तो ये सारी चीजें ड्रोन पे भी एप्लीकेबल होती है। अब तिब्बत के बारे में भी थोड़ा समझ लेते हैं। तिब्बत, सबसे पहले तो आप समझिए, पीपल लिबरेशन आर्मी जो कि चाइना की है, 1949 में सत्ता में आती है। माओ जिदोंग इसको हेड करता है, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, 1950 में तिब्बत के पास जाते हैं कि ये एरिया हमारा है, और उनसे लड़ते झगड़ते हैं। और 1951 में तिब्बत और चाइना के बीच में 17 पॉइंट्स का एक एग्रीमेंट होता है, यानी कि चाइना के लोग और चाइना की पीपल लिबरेशन आर्मी और तिब्बत की जो सरकार थी वो मान गई थी 17 पॉइंट्स पे कि इस तरीके से हम आपके साथ रह लेंगे। चाइना ने तिब्बत को बोला था आपको धार्मिक स्वतंत्रता रहेगी और आप अपना खुद का शासन कर पाएंगे, लेकिन आपको चाइना के पार्ट में ही शामिल होना पड़ेगा, ठीक है। इस पे एग्री हो गए। लेकिन क्या होता है, 1959 तक धीरे धीरे तिब्बत में विद्रोह उत्पन्न हो जाता है कि चाइना तो हमको दबा रहा है। और जब ये विद्रोह ज्यादा होता है,
तो एक तरीके से आमने सामने हो जाते हैं, चाइना की पीपल लिबरेशन आर्मी और ये तिब्बत के जो लोग थे। अब क्या करती है, ऑफ कोर्स पीपल लिबरेशन आर्मी ज्यादा मजबूत होती है उस समय। जो 13वें दलाई लामा थे, उनको भाग के कहा आना पड़ा, उनको आना पड़ा इंडिया में, और इंडिया में उन्होंने शरण ले ली। ठीक है, और यहाँ पे धर्मशाला जो हिमाचल प्रदेश में, यहाँ पे एक अपनी तिब्बत की अलग गवर्नमेंट बना ली। और उसी के बाद क्या हुआ, चाइना ने बोला कि ये जो आपने शरणार्थी लिया है इसको हमको वापस दो, ये हमारा यहाँ का मुलजिम है। तो इंडिया ने बोला हम ऐसे नहीं दे सकते, ये हमारा शरणार्थी है। इसी के अगेंस्ट में क्या हुआ, 1962 में इंडो सीनो, यानी कि इंडिया और चाइना के बीच में वॉर हो गया। समझ में आ गई पूरी कहानी आपको, क्या हुआ कैसे हुआ। अंडर द तिब्बत ऑटोनोमस रीजन लो एल्टीट्यूड इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लान 25 to 30, Nagari will serve as a regional UAV testing and dispatch hub to build a regional drone service network by 2030। ठीक है, ये ड्रोन सर्विस करता रहेगा, ये जो बनाया है। आप तो ये बस जानिए कि सबसे ज्यादा हाई एल्टीट्यूड पे ड्रोन के रिसर्च और डेवलपमेंट का सेंटर चाइना ने कहाँ बनाया है, तिब्बत ने बनाया है। तिब्बत का रिलेशन इंडिया से भी है, क्योंकि यहाँ पे दलाई लामा रहते हैं। और तिब्बत की जो एक्साइल गवर्नमेंट है वो कहाँ पे है, इंडिया के धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में है। इसीलिए तिब्बत से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, मालदीव और इंडिया ने फवारा यूपीआई क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफर स्टार्ट किया। ठीक है, अब यूपीआई की अगर हम बात करें, यूपीआई क्या होता है, अपन मोबाइल उठाते हैं, पर्सन टू पर्सन अपन पैसा भेज देते हैं, पर्सन टू मर्चेंट यानी किसी दुकान पे अपन पैसा डाल सकते हैं। अपन और क्या कर सकते हैं, अपन स्कैन करके हैंड टू हैंड पैसा डाल सकते हैं। तो ये सारी चीजें यूपीआई में अपन को फैसिलिटेट की गई है। अभी ये जो यूपीआई है वो किसके साथ काम करेगा, वो मालदीव में भी काम करेगा। कैसे काम करेगा पहले देख लेते हैं। मालदीव लॉन्च रियल टाइम क्रॉस बॉर्डर P2P यानी कि पर्सन टू पर्सन ट्रांसफर विद इंडिया थ्रू द फावरा यूपीआई पेमेंट कॉरिडोर। अब इसमें क्या होगा कि जो मालदीव में रहने वाला इंसान, लेट सपोज कि एक इंडियन पर्सन मालदीव में रहता है और वो वहाँ पे अर्निंग करता है। अब उसको अपनी फैमिली को पैसा भिजवाना होगा। ठीक है, अब वो पैसा कैसे भिजवाएगा, पहले वहाँ पे जाएगा, फिर करेंसी को चेंज कराएगा, फिर जो भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होगा उसके थ्रू बैंक में जाके सारा काम करेगा। तो ये बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाता है। तो इस प्रोसेस को कम करने के लिए जो वहाँ का फवारा मालदीव का ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम है उसको यूपीआई से कनेक्ट कर दिया गया है। अब यहाँ से करेंसी किस में भेज दी जाएगी, डायरेक्ट यूपीआई पेमेंट के थ्रू इंडिया के लोगों को भेज दी जाएगी। यानी कि जो इंडिया का व्यक्ति मालदीव में काम कर रहा है वो डायरेक्ट पैसा किसको भेज देगा, उसकी फैमिली को भेज देगा। और जो कन्वर्जन रेट है वो हो जाएगी। देख लेते हैं फवारा क्या है, मालदीव का इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम। जैसे इंडिया का यूपीआई है वैसे फवारा कहाँ का है, मालदीव का है। इंटीग्रेटेड विद इंडिया यूपीआई, यूपीआई के साथ इंटीग्रेटेड किया गया है और इनेबल करेगा इंस्टेंट ट्रांसफर टू यूपीआई इनेबल्ड बैंक अकाउंट। डायरेक्ट बैंक अकाउंट में पैसा चला जाएगा, पर्सन टू पर्सन, पर्सन टू मर्चेंट नहीं। ठीक है, किसी मर्चेंट अकाउंट में ये नहीं जाएगा। ट्रांसफर कैन बी इनिशिएटेड इन मालदीवियन रुपया। ये जो ट्रांजेक्शन होगा पैसा किस में जाएगा, मालदीवियन रुपया में या फिर यूएस डॉलर में। और जब इंडिया में आएगा ये पैसा तो कैसे आएगा, उसको कन्वर्जन रेट लगा के इंडियन रुपीस में कन्वर्ट होके आ जाएगा। ठीक है, इन द फर्स्ट फेज, पहले फेज में द सर्विस इज अवेलेबल टू कस्टमर्स ऑफ बैंक ऑफ मालदीव पीएलसी एंड मालदीव इस्लामिक बैंक। ये दो बैंक को ये सुविधा प्रदान की गई है कि वो यूपीआई से कनेक्टेड होंगे विद अ मंथली लिमिट ऑफ 24,000 इंडियन रुपीज। जो लिमिट रहेगी मालदीव से कितना पैसा आ सकता है, 24,000, एक अकाउंट से एक महीने में 24,000 रुपये आ सकता है। ठीक है, अब इसमें ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति ही वहां पे काम कर रहा है इंडिया का जो इंडिया में पैसा भेजेगा अपनी फैमिली के लिए, नहीं। इसमें क्या होगा, क्योंकि इंडिया का जो मेडिकल डिपार्टमेंट है, जो मेडिकल फैसिलिटीज है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। मालदीव से कहीं लोग यहाँ पे अपना ट्रीटमेंट कराने आते हैं, तो कभी उनको महीने महीने तक भी रुकना पड़ता है। तो जब वो यहाँ पे रुकेंगे और वहां से उनका कोई फैमिली मेंबर भी अगर पैसा डालना चाहेगा तो कहाँ पे आ जाएगा, मालदीव के लोगों के पास आ जाएगा जो इंडिया में अपना ट्रीटमेंट करा रहे हैं। और ये जो परमिटेड रेमिटेंस है किसके लिए होगा, वही बात कर लेते हैं। कोई व्यक्ति इंडिया का मालदीव में काम कर रहा है तो वो फैमिली के मेंटेनेंस के लिए, यहाँ पे बच्चों की एजुकेशन के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, या फिर कोई गिफ्ट देने के लिए पैसा भेज सकता है। 24,000 तक की लिमिट रहेगी इसकी। द प्रोजेक्ट वॉज डेवलप्ड बाय, ये प्रोजेक्ट डेवलप किया गया था
मालदीव्स मॉनेटरी अथॉरिटी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एनपीसीआई, इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड, इन तीनों के द्वारा ये किया गया। फ्यूचर phases will introduce QR based person to merchant payment and India to Maldives transfer। अब आने वाला जो नेक्स्ट फेज होगा उसमें क्या होगा, पर्सन टू मर्चेंट अकाउंट, यानी कि जो दुकानें होती है, बड़े बड़े स्टोर्स होते हैं, वहां पे भी पेमेंट जा सकता है। अभी तो क्या है, पर्सन टू पर्सन है। तो देख लीजिए आप एक बार, ये इंडिया है, ये इधर बे ऑफ बंगाल है, और यहाँ पे अरेबियन सी है, और ये हो गया आपका मालदीव। इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि समुद्री सुरक्षा के लिए इंडिया इस पे तत्पर है। ठीक है, यहाँ पे चाइना भी अपना कंट्रोल करना चाहता है, इसका एक अलग इतिहास है, जिसके बारे में हम कभी और देखेंगे। अभी आपको ये ध्यान रखना है कि यूपीआई और मालदीव का फवारा, जो इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम है, ये दोनों एक हो गए हैं, और मालदीव से पेमेंट इंडिया आ सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज देखते हैं अपन। इंडिया एंड नेपाल रिस्टोर ललितपुर हेरिटेज साइट। इंडिया और नेपाल ने क्या कर लिया है, ललितपुर हेरिटेज साइट है उसको रिस्टोर कर लिया है, यानी कि वो पहले टूट गया होगा। अब ये ललितपुर जो साइट है, किसकी है, क्या है, कैसे देखते हैं, और इंडिया ने इसके लिए पैसा क्यों दिया है, ठीक है, समझते हैं इसको। इंडिया एंड नेपाल jointly inaugurated the restored Sri Gustal Mahavira and Agam of प्रथमेश्वरी महावीरा एट पाटन ललितपुर। ठीक है, ये दो साइट है ललितपुर में, उसको रिस्टोर किया है। अब ये जब बात आ गई यहाँ पे महावीरा की, ठीक है, ये किसके होते हैं, ये बौद्ध रिलीजन से रिलेटेड है। आपको पता ही होगा इंडिया में भी बुद्धिज्म है, और बुद्धिज्म का जो प्रचार है वो कहाँ पे हुआ है, इंडिया में ज्यादा हुआ है। अब बात करें, जो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध, उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनका जन्म हुआ था नेपाल में। एक तरीके से जो सांस्कृतिक और धार्मिक कनेक्टिविटी है इंडिया और नेपाल की, वो तो अपने आप बन जाती है। इंडिया ने अभी क्या किया है, ये जो दो ललितपुर में स्थान है, श्री गुस्ताल महावीरा एंड आगम प्रथमेश्वरी महावीरा, महाविहार क्या होते हैं ये, महाविहार एक तरीके से मोनेस्ट्रीज होती है। क्या होती है, मोनेस्ट्रीज। अब इन मोनेस्ट्रीज में क्या होता है, जो हमारे यहाँ जैसे आपको समझ में आएगा सिंपल वे में, कोई पंडित होते हैं जो दीक्षा लेते हैं, यानी कि अपनी शिक्षा कहाँ पे ग्रहण करते हैं, एक आश्रम में लेते हैं, उसी तरीके से ये बुद्ध धर्म के आश्रम होते हैं। यहाँ पे सभी जो अ, नए लोग होंगे जो बौद्ध धर्म को जानना चाहेंगे, वो यहाँ पे शिक्षा लेंगे, यहाँ पे धार्मिक अनुष्ठान होंगे और धार्मिक कार्यक्रम होंगे। ये सारी चीजें कहाँ होती है, विहार्स में। ठीक है, तो इन दोनों लोकेशन को, दोनों साइट को जो ललितपुर में है, उसको इंडिया और नेपाल ने मिलकर रिस्टोर किया है, विथ फंडिंग ऑफ अबाउट 12 करोड़ नेपाली रुपीज में फंड किया है फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। ठीक है, इंडिया ने 12 करोड़ नेपाली रुपीज दिए हैं नेपाल को, इसको रिस्टोर करने के लिए। द बुद्धिस्ट हेरिटेज स्ट्रक्चर लोकेटेड इन द काठमांडू वैली, ये कहाँ पे है, काठमांडू वैली में है। और ये डिस्ट्रॉय कैसे हो गए थे, क्योंकि 2015 की बात करें तो नेपाल में एक 7.8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था। ये बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो जब वहां पे अर्थक्वेक आया, क्योंकि काठमांडू जो वैली है, ये प्रोन है किसके लिए, अर्थक्वेक के लिए, तो वहां पे जब अर्थक्वेक आया तो ये दोनों साइड वहां पे डिस्ट्रॉय हो गई थी। लेकिन बुद्धिज्म की दृष्टि से, और इंडिया नेपाल को एक अपना बहुत ही अच्छा नेबरिंग कंट्री मानता है, बहुत स्ट्रॉन्ग इनके रिलेशन है, तो इंडिया ने उनको सपोर्ट करने के लिए दोनों ही कंट्री ने मिलकर, इंडिया ने जब 12 करोड़ रुपए दिए, जो नेपाली रुपीज में होते हैं, इंडिया ने क्या किया, इसको रिस्टोर करने में सहायता प्रदान की। द प्रोजेक्ट वाज एग्जीक्यूटेड बाय, इसको प्रोजेक्ट को कंप्लीट किसने किया, नेपाल सेंट्रल लेवल प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन यूनिट अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ अर्बन डेवलपमेंट एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, वाइल इंटैक प्रोवाइड डिजाइन एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी। इंडिया ने क्या दिया है, डिजाइन और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में अपना सहयोग दिया है। बाकी इसका काम किसने किया है, पूरा सेंट्रल लेवल प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन यूनिट, जो कि किसके अंतर्गत आती है, नेपाल के डिपार्टमेंट ऑफ अर्बन डेवलपमेंट एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन, अंडर इंडिया रिकंस्ट्रक्शन प्रोग्राम इन नेपाल, असिस्टेंस इंक्लूड्स द कन्वर्सेशन ऑफ 30 कल्चरल हेरिटेज साइट। इंडिया ने जो बात करी है, 30 जो हेरिटेज साइट्स है, उनको
रिस्टोर करने के लिए करी है, अभी 2 हो गई है। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ 50,000 हाउसेज, 85 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड 133 हेल्थ फैसिलिटीज, इन सबको इंडिया रिस्टोर करेगा। द रिस्टोरेशन स्ट्रेंथ इंडिया नेपाल कल्चर कॉपरेशन, ये जो रिस्टोरेशन हो रहा है इससे क्या बढ़ेगा, क्या मजबूती होगी, इंडिया और नेपाल का कल्चर का कॉपरेशन बढ़ेगा। और हाईलाइट करेगा बुद्धिस्ट जो हेरिटेज है ललितपुर का, बीइंग वन ऑफ द 3 हिस्टोरिक साइट्स ऑफ काठमांडू वैली में 3 हिस्टोरिक साइट्स हैं, जिसमें पहला है ललितपुर वाला जिसकी हमने बात कर ली, इसके अलावा एक काठमांडू और दूसरा है भक्तापुर। ठीक है, इन तीनों जगहों को क्या किया है इंडिया ने, तो ललितपुर को रिस्टोर किया है। बाकी जो काठमांडू वैली की हिस्टोरिक साइट है वो कौन सी है, काठमांडू और बख्तापुर। ठीक है, तो आपने ये वाली न्यूज भी देख ली है। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं अपन। आज हम सारे नेबरिंग कंट्रीज के बारे में बात कर रहे हैं। हमने मालदीव के बारे में बात कर ली, चाइना के बारे में बात कर ली, हमने नेपाल के बारे में बात कर ली, तो हम भूटान को कैसे छोड़ सकते हैं। अभी इंडिया और भूटान के बीच में साइन हुआ है 4,000 करोड़ रुपए का लाइन ऑफ क्रेडिट, यानी कि इंडिया ने भूटान को 4,000 करोड़ रुपए दिए। किस पे दिए ये, लाइन ऑफ क्रेडिट पे। लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है कि ये कोई अनुदान नहीं होता है, यानी कि ये फ्री के लिए पैसा नहीं दिया जाता है, ये बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे पैसा दिया जाता है। ठीक है, इंडिया के द्वारा बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे पैसा दिया जाएगा भूटान को। और ये क्यों दिया जाता है लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत, कोई भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, यानी कि कोई एनर्जी से रिलेटेड प्रोजेक्ट होगा, कोई कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड प्रोजेक्ट होगा, तो जब भूटान इसको प्रपोज करेगा कि इससे हमारा ये फायदा है, हम ये करना चाहते हैं, तो इंडिया क्या करेगा, उसको पैसा रिलीज करेगा। तो इंडिया ने क्या किया है, अभी लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत एक प्रोजेक्ट कर रहा है भूटान, उसके लिए इंडिया ने 4,000 करोड़ रुपए दिए हैं। इंडिया एंड भूटान साइंड अ कंसेशनल लाइन ऑफ क्रेडिट वर्थ 4,000 करोड़ रुपीज ऑन 31 जुलाई 2026 ड्यूरिंग दी। और ये कब कब हुआ है, इंडिया और भूटान के 5वें डेवलपमेंट कोऑपरेशन टॉक जब बातचीत होती है, और ये कहाँ पे हुआ है, भूटान की राजधानी थिम्पू। द एग्रीमेंट वॉज एक्सचेंज बिटवीन द एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ये किसके बीच में हुआ है, क्योंकि दो सरकारों के बीच में तो हो गया, लेकिन इसको लेन देन की पूरी जिम्मेदारी किसकी होगी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया की, और दूसरा भूटान के मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपने देख ली है। अब द एलओसी विल सपोर्ट, यानी कि लाइन ऑफ क्रेडिट क्या सपोर्ट करता है, एनर्जी प्रोजेक्ट। भूटान एक एनर्जी प्रोजेक्ट करने जा रहा है, जो कि भूटान के 13वें 5 ईयर प्लान, जो कि 2024 से 2029 तक चलेगा। आपने देखा होगा इंडिया में नीति आयोग है, उससे पहले प्लानिंग कमीशन था, 5-5 साल के लिए सरकार अपना टारगेट बनाती है कि हम देश को इस तरीके से चलाएंगे। तो भूटान भी एक 5 ईयर प्लान चलाता है, जो उसका 13वें नंबर का है। उसके तहत वो एनर्जी के प्रोजेक्ट लेके आना चाहता है, एनर्जी के सेक्टर में काम करना चाहता है। इंडिया ने उसके तहत उसको 4,000 करोड़ रुपए दिए हैं। इंडिया इज ऑल्सो रीअफर्म इट्स ओवरऑल डेवलपमेंट असिस्टेंस ऑफ 10,000 करोड़ फॉर द प्लान थ्रू प्रोजेक्ट टाइड असिस्टेंस, हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, इकोनॉमिक स्टिमुलस प्रोग्राम, प्रोग्राम ग्रांट एंड द न्यू लाइन ऑफ क्रेडिट। ये सारे प्रोग्राम के तहत इंडिया भूटान को 10,000 करोड़ रुपए देने वाला है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने देख ली है इंडिया भूटान के बारे में। और भी चीज देख लेते हैं। अब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग वॉज साइंड बिटवीन एम्स इंडिया एंड थेसर ग्याल्पो यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस ऑफ भूटान। ठीक है, ये दोनों ही मेडिकल फील्ड में, चाहे हमारे इंडिया की बात करें, इंडिया का एम्स, और भूटान के थेसर ग्याल्पो यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस ऑफ भूटान ने क्या किया है, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। इससे क्या होगा, इससे स्ट्रेंथन होगा मेडिकल एजुकेशन और रिसर्च कॉपरेशन, ताकि भूटान के जो स्टूडेंट्स हैं वो एम्स में आके पढ़ सकेंगे। और जो एम्स क्या करेगा, नए नए शोध करेगा, वो केसर ग्याल्पो यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर कर सकता है, जिससे दोनों देशों के जो मेडिकल रिसर्च सेंटर होंगे वहाँ पे फायदा होगा। इंडिया ऑल्सो हैंडेड ओवर 45 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, 45 इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स दिए हैं इंडिया ने, किसको, भूटान को। टू प्रमोट, किसको प्रमोट करने के लिए, ग्रीन मोबिलिटी को प्रमोट करने के लिए और सपोर्ट करने के लिए कंट्री के सस्टेनेबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव। ठीक है, क्योंकि भूटान भी अपने आप में एक बहुत सुंदर कंट्री है और इंडिया का बहुत ही अच्छा नेबरिंग कंट्री है, क्योंकि भूटान पूरा अपना एनर्जी के लिए इंडिया पे एक तरीके से ट्रस्टेड पार्टनर है।
भूटान ने कभी भी चाइना का सपोर्ट नहीं किया। बीच में बात आई थी कि चाइना ने इसमें इंटरवेन कर दिया है और भूटान चाइना की साइड जा रहा है, लेकिन अभी भी भूटान इंडिया को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि इंडिया के लिए इसके नेबरिंग कंट्रीज का सुरक्षित होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है। जब वहाँ पे खुद की सत्ता होगी उन कंट्रीज की, तो वहाँ पे चाइना का इंटरवेंशन नहीं होगा। उसके लिए इंडिया को क्या करना पड़ेगा, पड़ोस के जो कंट्रीज हैं उनको सपोर्ट करना पड़ेगा। अदरवाइज आप नहीं करेंगे तो चाइना आके उस मौके का फायदा उठा लेगा, और चाइना जब सपोर्ट करने लगेगा तो इंडिया की जो सिक्योरिटी है, चाहे बॉर्डर एरिया की हो चाहे इंटरनल सिक्योरिटी, को बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। इधर से पाकिस्तान और इधर से चाइना दोनों अटैक करने लगेंगे आपको। ठीक है। एक्सिम बैंक की अगर हम बात करें, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक होता है, ये इंडिया का ऑफिशियल इंस्टीट्यूशन है फॉर लाइन ऑफ क्रेडिट। जब भी लाइन ऑफ क्रेडिट देने की बात होगी तो कौन करेगा, एक्सिम बैंक करेगा। एंड एक्सपोर्ट फाइनेंस। ठीक है। कैपिटल, भूटान की हमने बात कर ली है, थिम्पू है 13 5 ईयर प्लान जो 2024 से 2029 में चल रहा है, जिसमें लाइन ऑफ क्रेडिट दिया गया है, कंसेशनल लोन। ठीक है। कंसेशनल यानी कि कम ब्याज दरों पे दिया जाने वाला लोन। ये सारी बात हमने कर ली है। नेक्स्ट देखते हैं अपन, इंडियन आर्मी लॉन्चेस इंडिजीनियस एक्सट्रीम वेदर ग्रेड एक्स डब्ल्यू जी डीजल। इंडियन आर्मी ने क्या लॉन्च किया है, एक खुद का यानी कि स्वदेशी बनाया हुआ एक्सट्रीम वेदर ग्रेड डीजल। एक डीजल वो बनाया है जो किसी भी एक्सट्रीम वेदर में काम करेगा। आपने देखा होगा कि जो हाई एल्टीट्यूड पे गाड़ियां होती है, वो अगर खड़ी रह जाती कई दिन तक तो उसके अंदर डीजल जम जाता है, यानी कि थिक हो जाता है। अब ये जो थिक हुआ डीजल है, उसको क्या करना है, उससे गाड़ी चालू नहीं होगी। इसीलिए कई कई बार क्या होता है, जो इंडियन आर्मी के पर्सनल्स होते हैं उनको अपनी गाड़ी को चालू ही रखना पड़ता है ना, स्टार्ट ही रखना पड़ता है। इससे क्या होता है, एक तो कार्बन का एमिशन बहुत ज्यादा होता है, और जो फ्यूल का कंजप्शन है, ओवर कंजप्शन हो जाता है। ठीक है। जब हम यूज ही नहीं कर रहे हैं तो उनको जला के रखना पड़ता है। इन सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए एक ऐसा डीजल लाया गया जो हाई एल्टीट्यूड पे भी क्या करेगा, काम करेगा। ठीक है। तो अब इस न्यूज के बारे में पढ़ लेते हैं अपन। द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, आर्मी स्टाफ के चीफ कौन है, जनरल धीरज सेठ, उन्होंने लॉन्च किया है इंडिजीनियस एक्सट्रीम वेदर ग्रेड डीजल ऑन 31 जुलाई 2026 को। ये फ्यूल है जो डेवलप किया गया है किसके द्वारा, एक तो इंडियन आर्मी के द्वारा और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल के द्वारा। किसके लिए, कॉम्बैक्ट एंड लॉजिस्टिक व्हीकल्स। जो इंडियन आर्मी के कॉम्बैक्ट और लॉजिस्टिक व्हीकल्स होते हैं, कहाँ पे ऑपरेट करते हैं, एक्सट्रीम एंड कोल्ड रीजन में। चाहे हम बात करें सियाचिन की, चाहे हम बात करें काराकोरम रेंज की, चाहे हम बात करना चाहें लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश, जहाँ पे इंडियन आर्मी तैनात है हाई एल्टीट्यूड पे। तो वहाँ पे जब ये कॉम्बैक्ट की स्थिति होगी, या फिर जो आर्म्स अम्यूनिशन पहुंचाया जाएगा, राशन पहुंचाया जाएगा, तो वहां पे भी तो क्या चाहिए, हमको फ्यूल चाहिए, डीजल चाहिए। तो उसके लिए क्या किया है, एक नई प्रकार के डीजल का लॉन्च किया गया है, जिससे क्या होगा, ये एक्सट्रीम वेदर में भी काम करेगा। ये जो डीजल है फंक्शन करेगा एट अ टेम्परेचर एज लो एज -42 डिग्री के टेम्परेचर पे भी काम करेगा, और प्रिवेंट करेगा ताकि फ्यूल मोटा ना हो जाए, और इंश्योर करेगा रिलायबल इंजन परफॉर्मेंस। क्योंकि जैसे अभी E20 पेट्रोल आया है, तो वो इंजन के कंपेटिबल है कि नहीं है। बोल रहे हैं ना कि माइलेज कम हो गई है, नहीं। तो ये जो फ्यूल आ रहा है, नया डीजल आ रहा है, ये नए व्हीकल्स के अकॉर्डिंग या पुराने व्हीकल्स दोनों के अकॉर्डिंग क्या करेगा, काम करेगा। इंजन की परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी इन हाई एल्टीट्यूड एरिया सच एज लद्दाख एंड सियाचिन। हमने सारी बात कर ली है। नेक्स्ट देखते हैं अपन, द फ्यूल इज कंपेटिबल, कंपेटिबल है विद द आर्मी एग्जिस्टिंग व्हीकल्स फ्लीट। अभी जितने भी आर्मी के पास व्हीकल हैं, उसके लिए जो नया फ्यूल बना है वो कंपेटिबल है वो, और इसके कोई व्हीकल में जो इंजन के मॉडिफिकेशन की जरूरत नहीं। ठीक है। एंड कंप्लाइज विद BS6 इमिशन नॉर्म्स। जो इमिशन स्टैंडर्ड्स होते हैं, हमने कल ही पढ़ा था BS4 के बारे में, BS3 के बारे में। ठीक है। तो ये क्या होते हैं, इमिशन नॉर्म्स होते हैं। इससे क्या होगा, कार्बन का इमिशन एक लिमिटेड मात्रा में होगा। BPCL हैज एस्टेब्लिश्ड अ डेडिकेटेड सप्लाई चेन। अब BPCL क्या करेगा, एक सप्लाई चेन बनाएगा, कहाँ पे, बीना रिफाइनरी में। ये जो नया डीजल बनेगा मध्य प्रदेश के बीना रिफाइनरी में बनेगा, और इसको बनने के बाद कहाँ पे स्टोरेज किया जाएगा, पंजाब भटिंडा में। क्योंकि पंजाब जो नॉर्थ इंडिया का, पंजाब का पार्ट है, वहां से आप बात करेंगे सियाचिन की, लद्दाख की, काराकोरम रेंज की, या फिर अरुणाचल प्रदेश की, वहां पे ये इजिली पहुंच जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्टोरेज कैपेसिटी है।
द इनिशिएटिव सपोर्ट, ये जो इनिशिएटिव है किसको सपोर्ट करता है? आत्मनिर्भर भारत को, जिससे क्या स्ट्रेंथन होगा? इंडिजीनियस डिफेंस कैपेबिलिटीज, मिलिट्री लॉजिस्टिक्स एंड ऑपरेशनल रेडीनेस इन एक्सट्रीम वेदर कंडीशन। इतने खराब मौसम में भी ये सब आपस में काम कर पाएंगे, ठीक है। काम में कभी व्यवधान नहीं आएगा कि फ्यूल के बिना जब गाड़ियां ही नहीं चलेगी, विकल्प ही नहीं चलेंगे, तो क्या होगा? ना तो आर्म्स अम्यूनिशन पहुंच पाएगा, ना राशन पहुंच पाएगा, और भूखे पेट ना तो लड़ाई होती है, ना विदाउट आर्म्स के लड़ाई हो पाएगी, ठीक है। एम्यूनिशन भी चाहिए होता है। नेक्स्ट देखते हैं अपन, नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान। इंडिया ने एक अभियान चलाया है, किसके लिए? नशा मुक्ति के लिए। किसके लिए? युवाओं के लिए, ठीक है। और ये किसको कंप्लीट करेगा? विकसित भारत के संकल्प को। देखते हैं क्या है क्या नहीं है। बहुत इजी सा टॉपिक है ये। द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के थ्रू मेरा युवा भारत एक अभियान लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है नशा मुक्त युवा और विकसित भारत संकल्प अभियान। और ये कब स्टार्ट हो जाएगा? 2 अगस्त 2026। कितने दिन का इसका कार्यक्रम रहेगा? 100 हफ्तों का, ठीक है। और ये पूरे नेशन, मतलब पूरी कंट्री में चलेगा। यूथ मोबिलाइजेशन कैंपेन टू सपोर्ट द विजन ऑफ ड्रग फ्री इंडिया। इंडिया को ड्रग फ्री बनाना है, क्योंकि चाहे तंबाकू की बात करें, ड्रग्स की बात करें, या फिर बात करें अल्कोहल की, वीड्स वगैरह, ये सारी चीजें कौन कंज्यूम कर रहे हैं? आजकल के युवा कर रहे हैं, जिससे वो एक तो पूरे अपने करियर के प्रति डिस्ट्रैक्शन हो जाते हैं, कई बीमारियां साथ में लेके आते हैं। और जो देश का एक डेवलपमेंट होना चाहिए, क्योंकि इंडिया के पास बहुत सारे यूथ है, वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्री है जिसके पास यूथ की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, तो उसको एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके आएंगे यूथ को, तो इंडिया की डेवलपमेंट में काफी काम आएगा। क्योंकि वो जब उसका दिमाग सही से काम करेगा तो रिसर्च डेवलपमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ ये जो चीजें हैं जिससे नशा होता है, उससे सोशल सिक्योरिटी भी खतरे में आती है, ठीक है। परिवारों में झगड़ा होता है, एक इमेज खराब हो जाती है, तो बहुत सारी चीजें हैं नशे की वजह से गलत है। द कैंपेन इज डिजाइंड एज द जन भागीदार पीपल्स, लोगों का पार्टिसिपेशन की भी जरूरत है इसमें। विद ओवर 1 करोड़ यूथ एक्सपेक्टेड टू टेक द नशा मुक्ति प्लेस। अब क्या करेंगे इसमें? 1 करोड़ से ज्यादा युवा नशा मुक्ति की वचन लेंगे, ठीक है। और 10,000 से ज्यादा लोकेशन पूरी कंट्री में इसके लिए चुनी गई है। जो भागीदार होंगे, जिसमें इंक्लूड होंगे मेरा युवा भारत के वॉलंटियर्स, नेशनल सर्विस स्कीम के वॉलंटियर्स, यूथ क्लब्स होंगे, स्कूल्स के बच्चे होंगे, कॉलेजेस के बच्चे होंगे, यूनिवर्सिटीज के बच्चे होंगे, एनजीओ भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, इंडस्ट्रियल एसोसिएशन भी रहेंगे इसमें, और 125 से ज्यादा स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन भी आके इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। और ये इंश्योर करेंगे नेशन वाइड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। पूरी कम्युनिटी आ रही है नेशन से, जिसमें देख ही लिया हमने कितनी सारे ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट देखते हैं अपन, वीकली एक्टिविटीज होगी इस प्रोग्राम में, जो आपका 100 वीक्स का ये प्रोग्राम रहने वाला है। इसमें हर वीक प्रोग्राम एक्टिविटीज होगी जो ऑर्गेनाइज करेगी एवरी स्टूडेंट फॉर 100 वीक। इंक्लूडिंग क्या क्या होगा इसमें? स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स होंगे, वॉकाथन्स होगी, यानी कि पैदल चलने का लंबा लंबा 10-10 15-15 किलोमीटर की यात्राएं होगी, मेडिटेशन सिखाया जाएगा, कल्चरल प्रोग्राम्स होंगे जिसमें बताया जाएगा कि नशा किस प्रकार से एक गंदी लत है। आपको इसको छोड़ोगे तो आप अपना फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी कर पाओगे, अपनी फैमिली कंडीशन भी अच्छी कर पाओगे, और देश के हित में काम कर पाओगे। आर्ट कॉम्पिटिशन्स होंगे, ठीक है। देखा जाएगा कि व्यक्ति की आर्ट में रुचि है कि नहीं है, या फिर वो इन व्यवसायों में आने के बाद इन चीज़ों से बहुत दूर भाग रहा है। और कहीं स्ट्रीट प्लेस भी करे जाएंगे टू स्प्रेड अवेयरनेस अगेंस्ट ड्रग अब्यूज। माय भारत, मेरा युवा भारत इज द यंग यूथ एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म है, और किसके अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के। एनएसएस इज अ नेशनल यूथ वॉलंटियर प्रोग्राम। और जन भागीदारी का मतलब होता है पब्लिक पार्टिसिपेशन। आउटस्टैंडिंग वॉलंटियर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन विल बी ऑनर्ड ड्यूरिंग दी 50, 75 एंड 100 वीक। अब इसमें क्या होगा? जो अच्छा परफॉर्मेंस देगा तो उसको 50वें हफ्ता कंप्लीट होने के बाद, 75वें हफ्ता कंप्लीट होने के बाद, और 100वां हफ्ता कंप्लीट होने के बाद उसको क्या किया जाएगा? नवाजा जाएगा, ठीक है, इनामों से। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं अपन, राजस्थान इश्यूज इंडिया फर्स्ट रेयर अर्थ एक्सप्लोरेशन लाइसेंस। राजस्थान ने क्या किया है? राजस्थान इंडिया का पहला ऐसा स्टेट बना है जिसने फर्स्ट रेयर अर्थ मिनरल्स
को एक्सप्लोरेशन के लिए क्या देता है, लाइसेंस देता है। राजस्थान बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू इशू अ रेयर अर्थ एक्सप्लोरेशन लाइसेंस फॉर एन एरिया ऑफ 207.63 स्क्वायर किलोमीटर इन बालोतरा डिस्ट्रिक्ट एंड जोधपुर डिस्ट्रिक्ट। राजस्थान के दो डिस्ट्रिक्ट हैं, बालोतरा और जोधपुर। वहां पे अगर आपको रेयर अर्थ मिनरल्स का क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लोरेशन करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको राजस्थान सरकार से लाइसेंस लेना पड़ेगा। ये पूरी न्यूज है, देख लीजिए इसमें और क्या क्या है। द लाइसेंस वॉज ग्रांटेड, कौन देगा लाइसेंस, टू सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड। ये लाइसेंस किसको मिलने जा रहा है, सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड को। किसके द्वारा, बाय द राजस्थान डिपार्टमेंट ऑफ माइंस एंड जियोलॉजी के द्वारा। और जियो किसके लिए, किस काम के लिए, जियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन एंड प्रोस्पेक्टिंग बिफोर मिनरल एक्सट्रेशन। ठीक है, जो मिनरल्स होते हैं उनके एक्सट्रेशन के पहले क्या किया जाता है, एक्सप्लोरेशन किया जाता है कि यहाँ पे ये रेयर अर्थ मिनरल है कि नहीं है, ये माइंस के लिए उपयोगी है कि नहीं है, इसमें अपन काम कर सकते हैं कि नहीं है। ये पहला जो सारा एक्सप्लोरेशन होगा ये किसके थ्रू होगा, एक कंपनी के थ्रू होगा, जिसको क्या करना पड़ेगा, पहले अपना लाइसेंस लेना पड़ेगा। द ब्लॉक कंटेन्स इंपॉर्टेंट रेयर अर्थ एलिमेंट्स सच एज lanthanum, सीरियम, प्रासोडियम एंड नियोडेमियम। ये सारी चीजों का एक्सप्लोरेशन होने वाला है इन दो साइड्स पे, जो है बालोतरा और जोधपुर में। इसके लिए ही लाइसेंस मिल रहा है। अगर आप रेयर अर्थ मिनरल्स की बात करें तो इसमें 17 मेटेलिक एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें 15 लेंथेनाइट्स होते हैं, एक स्केडियम होता है, एक येट्रियम होता है। ठीक है, ये होते हैं आपके रेयर अर्थ मिनरल। ये किसके लिए काम आते हैं, ये मेनली आजकल की आधुनिक सुविधाओं के लिए काम आते हैं। जिसमें हम बात करें इलेक्ट्रिक इंजन, इलेक्ट्रिक इंजन के जो व्हीकल्स होते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी के लिए, सेमीकंडक्टर्स के लिए, और भी जो आधुनिकता के लिए सामान बन रहे हैं, उन सभी में किसका इस्तेमाल हो रहा है, उस सभी में इस्तेमाल हो रहा है ये रेयर अर्थ मिनरल्स का। इसीलिए इंडिया को जो अभी तक क्या कर रहा है, इंडिया के पास इतने रेयर अर्थ मिनरल्स का एक्सप्लोरेशन करने का मौका नहीं मिल पाया, निकालने का मौका नहीं मिल पाया, इसलिए उसको दूसरे कंट्रीज पर डिपेंडेंसी बढ़ रही है। इंडिया स्वदेशी बनने के लिए, डिपेंडेंसी खत्म करने के लिए, अपने खर्च को कम करने के लिए ये चीज करने जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन। रेयर अर्थ एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड एज क्रिटिकल मिनरल्स ड्यू टू देयर यूज इन परमानेंट मैग्नेट्स। इनका इस्तेमाल कहाँ होता है, परमानेंट मैग्नेट्स में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स में, बैटरीज में, रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज में एंड डिफेंस इक्विपमेंट्स में। देखिए आप, ये जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स है कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मेकिंग देम स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट। दिस इज द फर्स्ट एक्सप्लोरेशन लाइसेंस एग्रीमेंट। हमने बात कर ली अंडर इंडिया न्यू क्रिटिकल मिनरल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंतर्गत। ये पहला ऐसा प्रोग्राम है जिसमें लाइसेंस या फिर एग्रीमेंट किया जाएगा। इंट्रोड्यूस आफ्टर क्रिटिकल मिनरल ब्रोक ऑक्शन 2024 एंड एक्सप्लोरेशन लाइसेंस ऑक्शन 2025। तो ये कुछ तरीके के प्रोग्राम है जो इंडियन गवर्नमेंट ने बनाए हैं मिनरल्स के लिए। कौन से, रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए। इसके तहत राजस्थान पहला ऐसा स्टेट बना है जो इसके लिए जब एक्सप्लोरेशन किया जाएगा तो उसके लिए आपको राजस्थान की गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ेगा। ठीक है, ये वो एरिया है राजस्थान का जहाँ पे ये एक्सप्लोरेशन होगा, बालोतरा और जोधपुर की जगह। आज की लास्ट न्यूज देखते हैं अपन। महाराष्ट्र ने क्या किया है, बैन किया है जंक फूड के बेचने को नियर स्कूल। अभी क्यों किया है, क्योंकि जंक फूड में क्या होता है, न्यूट्रिशन तो कम होता है और कैलोरीज ज्यादा होती है, जिससे बच्चों को क्या हो जाता है, बच्चों क्या बड़ों को भी कुछ बीमारियां हो जाती हैं। जो बीमारियां कौन सी होती है, डायबिटिक, हाई ब्लड प्रेशर, हाई बीपी। ठीक है, इस तरीके की जो बीमारियां हैं, और भी कई बीमारियां होती है जंक फूड खाने। तो महाराष्ट्र सरकार ने क्या किया है, अभी इनको बेचने के लिए मना किया है। आइए न्यूज में एक बार देखते हैं। द महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इशूड एन ऑर्डर ऑन बैनिंग द, किस पे बैन लगाया है, बेचने पे, एडवर्टाइजमेंट करने पे और फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करने पे, किसको, हाई फैट शुगर एंड सॉल्ट के जो भी फूड्स रहेंगे विद इन 50 मीटर्स ऑफ स्कूल, यानी कि फास्ट फूड जो कि स्कूल के 50 मीटर की रेडियस पे, इनको क्या मना किया गया है, बेचने के लिए मना किया गया है, एडवर्टाइजमेंट के लिए मना किया गया है, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मना किया गया है। द डायरेक्टिव कवर्स अराउंड 1.08 लाख स्कूल। इसमें कितने
1.08 लाख स्कूल्स को कवर किया गया है और 2 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट इसमें शामिल रहेंगे, इंक्लूडिंग कौन कौन से स्कूल्स रहेंगे इसमें? प्री प्राइमरी 22 महीने तक के बच्चे जिसमें एडमिशन लेते हैं, सेकेंडरी, रेजिडेंशियल स्कूल, हॉस्टल, इंस्टीट्यूशनल एफिलेटेड विद ऑल एजुकेशन बोर्ड। ठीक है, द बैन अप्लाइज टू HFSS फूड, यानी कि हाई फैट शुगर एंड सॉल्ट फूड्स सच एज वड़ा पाव, समोसा, चिप्स, आइसक्रीम, चॉकलेट, sugary drinks and caffeinated beverages to promote healthy eating habits to reduce childhood obesity। ठीक है, आपने देखा होगा कि इंडिया एक तो डायबिटिक नेशन है, यहाँ पे लोगों को बहुत ज़्यादा डायबिटीज होती है। क्यों होती है? यही सारे रीज़न है। मोटापा बहुत बहुत बढ़ जाता है बच्चे में। जब मोटापा बढ़ जाएगा तो बच्चे का विकास नहीं हो पाएगा, उसकी हाइट नहीं बढ़ पाएगी, कई बीमारियां उसको घेर लेगी। जब उसको बीमारियां घेर लेगी तो क्या होगा? उसका पढ़ाई में ध्यान नहीं लग पाएगा, उसका कैरियर नहीं बन पाएगा। तो ये एक छोटी चीज से, एक छोटी चीज चेंज करने से कहीं अपन आने वाली समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। देखते हैं ना बच्चे स्कूल में भी है ना अपना नया नया तरीके का फास्ट फूड ले जाते हैं उनके रेसेस के टाइम पे, और यही सोचते हैं पूरे दिन भर कि अब घर जाके क्या करेंगे, चिप्स लेंगे, कुकीज खाएंगे, बेवरेजेस लेंगे जो कैफेनाइट वाली होती है। तो ये सारी चीजें बच्चे जिद करते हैं। इसीलिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने क्या करा है, एक स्कूल प्रीमिसाइज के आसपास तो एटलीस्ट 50 मीटर के रेडियस में इन चीजों को बंद कर दिया, ताकि इनकी तरफ से एक जो इनिशिएटिव आया है उसको पेरेंट्स भी आगे आके अडॉप्ट करें और बच्चों को फुली न्यूट्रिशनल भोजन दे पाए। ठीक है, आप देख रहे हैं ये भोजन कितना बढ़िया है, इसमें एक स्माइली फेसेस है, यानी कि ये न्यूट्रिएंट्स के भरा हुआ है और एक स्वच्छ भोजन है। ऑल स्कूल कैंटीन्स मस्ट ऑब्टेन a valid license or registration from the Maharashtra FDA, while school managements are responsible for implementation and compliance through statewide inspection। यहाँ पे सरकार आगे प्रॉपर इंस्पेक्शन करेगी, जितनी भी जगहों के बारे में बात करेगी, चाहे वो स्कूल हो, यूनिवर्सिटीज हो या कुछ भी हो, तो वहाँ पे आगे इंस्पेक्शन होगा। और ये मैनेजमेंट की, वहाँ स्कूल के मैनेजमेंट की जिम्मेदारी होगी कि बच्चों के पास इस तरीके का खाना ना पहुँच पाए। ठीक है, ये हमने बात कर ही ली है। हाई फैट शुगर एंड सॉल्ट, FSSAI क्या करता है? रेगुलेट करता है फूड सेफ्टी अंडर द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2020 200 एंड 2006। द पॉलिसी एम्स टू रिड्यूस, इस पॉलिसी का क्या एम है? डाइट रिलेटेड नॉन कम्युनिकेबल डिसीज सच एज डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन एंड ओबेसिटी अमंग द चिल्ड्रन। तो ये सारी चीजें हमने देख ली है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने फास्ट फूड खाने पे बच्चों को बैन लगा दिया एक तरीके से। ठीक है, आज की हमारी MCQ क्वेश्चन देखते हैं। कोल्डम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड ऑन विच रिवर? ऑप्शंस आर ब्यास रिवर, रावी रिवर, चेनाब रिवर और सतलज रिवर। आपको आंसर इसका कमेंट बॉक्स में करना है और आपको डेली सेशन के साथ कंप्लीट बने रहना है। ठीक है, अब हमारी क्लासेस वापस से मंडे को रिज्यूम हो जाएगी, संडे का ऑफ रहता है। और आप इस पूरे जो हमने वीक में जितना भी करंट अफेयर्स पढ़ा है उसको आप रिवाइज करिए, उसके आप क्वेश्चंस लगा के देखिए। सारी जितनी भी न्यूज़ है आप ये देखेंगे कि बहुत इंपॉर्टेंट रही है। हमने एक एक चीज़ को कवर किया है और हमने कुछ ऐसा इस वीक में नहीं छोड़ा है जो आउट ऑफ सिलेबस हो जाए। ठीक है, यानी कि आपके एग्जाम में नहीं आए, एग्जाम में आना ही आना है इससे कुछ। तो आप अभ्यस क्लासेस के साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।